हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो नंबर 13। इससे पहले ऑलरेडी आधुनिक भारत के इतिहास का 12 वीडियो अवेलेबल है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 100 क्वेश्चन हर एक वीडियो में करते हैं। इससे पहले 1 से 10 तक का जो आधुनिक भारत का वीडियो था उसका एक रिवीजन वीडियो भी कॉन्सिलेटेड करके एक वीडियो में मर्ज कर बनाया गया है। और मध्यकालीन भारत का भी पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद अभी हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी भी शुरू कर रखे हैं, उसमें 2 वीडियो अभी मैं अवेलेबल करवाया हूँ आप लोगों को, जल्द ही आगे और अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों की काफ़ी डिमांड है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का भी वीडियो जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं मतलब वो करवा दिए गए हैं। ये घटना चक्र के बुक से उठाया गया है। ये घटना चक्र के बुक में जो टॉपिक है वो सिलसिलेवार ढंग से दिया गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जितने भी टॉपिक हैं वो सब कंप्लीट करवा दिए गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो यह जो लाहौर सत्र में दिया गया था। आप लोगों को याद होगा कि 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन होता है, उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया जाता है। और फिर 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी जो थे वो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किए थे और फिर 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था और नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है हमारा कि दांडी यात्रा की गई। तो दांडी यात्रा कब की गई? 1930 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी जो थे वो दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे साबरमती से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती से। और कब? 12 मार्च 1930 को उन्होंने प्रारंभ किया था और फिर लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे थे और नमक सत्याग्रह शुरू किए थे। एक चीज याद रखिएगा, 24 दिनों के बाद ही 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहों की संख्या जो है वो महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो वो देखिए कहीं कहीं बुक में थोड़ा सा चेंज भी मिलता है, लेकिन मोस्टली बुक में मिलता है कि 79 समर्थकों के साथ गांधी जी चले थे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा समर्थक थे वो गुजरात के थे। गुजरात के 31 लोग थे और उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र के 13। तो यहाँ आपसे सबसे पूछ रहा कि किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या सर्वाधिक थी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। देखिए सरोजनी नायडू ने भी भाग ली थी, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों भाग ली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही थी। अगर सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो इसमें सरोजनी नायडू का नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धारासानी में नामक फैक्ट्री पर सत्याग्रह जो थे वो सत्याग्रहियों जो थे वो इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो है वो सर्वाधिक मानी जाती है। तो ये नमक सत्याग्रह में ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। देखिए हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जो थे वो इरविन के साथ, जो वायसराय था उस समय इरविन, उसके सम्मुख 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, जिसको कि अंग्रेज सरकार स्वीकार नहीं किया था और इसी कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, यह आपसे पूछ रहा है। दांडी मार्च। दांडी मार्च का बात कब है? ये मार्च 1930 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कब? 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन की आगमन की अगर बात करते हैं तो 3 फरवरी 1928 और गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो 5 मार्च 1931। ठीक है, यहाँ पूछ रहा सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो साइमन कमीशन का आगमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि जो है वो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। एक चीज़ और याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी जो थे वो दांडी पहुँचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेते हैं और सबने अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश करते हैं, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो गांधी जी के इस अभियान की जो तुलना है वो नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की ओर की जाने वाले अभियान से किया था। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ये उद्देश्य नहीं था, क्योंकि देखिए आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी जो थे वो वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। उसमें जो मेन था वो यही था कि नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? यह कथन गांधी जी की दांडी यात्रा से ही संबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी की दांडी यात्रा से। देखिए जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह करते हैं उसके तहत जब वो दांडी एक गाँव का नाम है, जब वो दांडी ग्राम पहुँचते हैं तो उन्होंने दांडी में आए सभी देशी एवं विदेशी पत्रकार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह पूछ रहा है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, ये बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये गलत है, क्योंकि देखिए गांधी जी जब दांडी पहुंचे थे तो उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी नमक लिया था और सबने अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। उन्होंने नमक बनाया नहीं था, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, यही पूछ रहा है। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 12 मार्च 1930 को की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनका स्थान जो है वो अब्बास तैयब जी ने लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अब्बास तैयब जी। गांधी जी से याद रखिएगा, गांधी जी को इस सत्याग्रह में गिरफ्तारी जो हुई थी वो सोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय कहाँ थे? तो धाबे के समय वो यरबदा जेल में थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यरबदा जेल। देखिए महात्मा गांधी को धाबे से पहले ही 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरबदा जेल भेज दिया गया था। फिर उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी जो थे वो आंदोलन के नेता हुए। फिर अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी हो जाती है। तब फिर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धरसाना नमक गोदाम पर धाबे का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वो प्रथम बार सबने अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबने अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के काफ़ी निकट थे और इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही भी थे विनोबा भावे। नेक्स्ट हमारा गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो वो बेब मिलर ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेब मिलर। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि जो धरसाना नमक गोदाम था उसमें सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हमला हुआ था, ठीक है। और यही जो धरसाना पर जो हमला हुआ था उसी के बारे में उल्लेख करते हुए बेब मिलर जो था वो यह लिखता है कि संवाददाताओं के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे देखे हैं, गली कुचों में मार काट देखा है, विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह तंजौर तट पर किसने अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। देखिए जो तमिलनाडु में तंजौर है उसके समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा त्रिचन्नापल्ली से बेद खयम की नमक यात्रा जो है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो लाल कुर्ती दल जो है वो संगठित किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था और
अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए। अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में राजनीतिक तौर पर जो जागरूक मुसलमान थे उन्होंने ही इस संगठन की स्थापना किया था, और अब्दुल गफ्फार खां जो थे वो इसे खुदाई खिदमतगार का नाम भी दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। अभी हम लोगों ने देखा किसने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। देखिए अगर खुदाई खिदमतगार की बात कीजिएगा तो यह संगठन जो था वो गांधी जी की अहिंसा की नीति से बहुत प्रभावित था, और इसने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का खुलकर विरोध भी किया था। नेक्स्ट हमारा कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट हमारा कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो कौन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता क्या है कि पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों जो थे वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के ही नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। तो यह मणिपुर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान मणिपुर की जो जनजातियां हैं उन्होंने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी, और यह आंदोलन का नेतृत्व जो है वो नागा जनजाति की महिला के द्वारा किया गया था, जिसको कि जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी जो थे वो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। 1932 में आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना किया था, और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो यह पटना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं जो थी उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें कुछ महिलाएं फेमस हैं जिनका नाम याद रखिएगा, सरला देवी, प्रभावती देवी, राजबंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी। ये सब कुछ प्रमुख महिलाएं हैं बिहार की जिन्होंने कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा गांधी इरविन समझौता। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो यह मुख्य रूप से जो देखिए हुआ क्या था कि जब गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ था उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। फिर अंग्रेजों को ये लगा कि मेन तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही जब भाग नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा, तो वो कांग्रेस को बुलाना चाहते थे, और यही गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। देखिए 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, जिसको कि गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया था, और इसी समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था, और कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट हमारा कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो कब, 1931 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1931। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें काफ़ी रूल्स रेगुलेशन रखे गए थे। गांधी इरविन समझौता में मेन चीज़ क्या था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। सभी युद्ध बंधुए जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया गया था। समुद्रीय तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दे दी गई थी, और कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इससे जनता जो थी वो काफ़ी निराश थी, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो किसका स्थगन किया जाना प्रस्तावित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। एक चीज़ याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता से कि जब मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में हुआ था, यहीं पर गांधी इरविन समझौता की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से ये हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू जो थी वो गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतापना पुरस्कार कहा था? तो ये किसने कहा था? ये एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी अधिवेशन में पहली बार जो कांग्रेस है वो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया था। और इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरुद्ध में गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो देखिए 1931 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन होता है उसमें मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित किया जाता है और एम.एन. रॉय जो थे वो इसमें सहयोगी की भूमिका निभाए थे। यहाँ पूछ रहा है कि किसने प्रतिरूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने ही माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. बोस। सुभाष चंद्र बोस से एक चीज याद रखिएगा, इनको नेताजी की उपाधि जो है वो एडॉल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ होता है, जिसमें महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो ये 26 से लेकर 31 मार्च 1931 तक होता है, ठीक है। और इसी में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की जाती है। भगत सिंह को फांसी की अगर बात करते हैं तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। और गांधी इरविन समझौता की अगर बात करते हैं तो ये कब होता है? ये होता है 5 मार्च 1931। अब आप इसको बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनको सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन अभी हम लोगों ने देखा कब से कब, 26 से लेकर 31 मार्च 1931 की बात है ये। राजगुरु को फांसी कब? 23 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता कब? ये 5 मार्च 1931। क्लियर है? तो इसको अरेंज कीजिएगा तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब? 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब? 26 से लेकर 31 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब? 23 मार्च 1931। और पूना समझौता कब? 24 सितंबर 1932। ठीक है, अब इसको अगर आप सही से अरेंज कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी नहीं लिए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं लिए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं लिए थे, मौलाना मोहम्मद अली लिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात कीजिएगा तो याद रखिएगा इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस जो है वो इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें जो भाग लेने वाले प्रमुख थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, ये सब जो थे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। यह 1930 में आयोजित हुई थी, यह बिल्कुल सही है। कब? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, यह गलत है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो है वो भाग नहीं लिया था। एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट है हमारा कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह के.टी. पॉल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के.टी. पॉल।
नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में बुलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930। और इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग की थी और अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, सरोजनी नायडू भी भाग ली थी, मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे, मौलाना आज़ाद भाग नहीं लिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 जो है वो भाग लिए थे। याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 को, और यह सम्मेलन जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में भाग ली थी और गांधी जी के साथ उनके महासचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन भी जो है वो लंदन गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यह पूछ रहा है। महादेव देसाई अभी हम लोगों ने देखा वो महात्मा गांधी के साथ गए थे, प्यारेलाल नैयर भी गए थे, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आप लोगों को याद रखना होगा कि गांधी जी जो थे वो SS राजपुताना जल जहाज से लंदन गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यह गलत है। गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर नहीं था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो गलत है और आर जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किया था। तो गांधी जी कौन से सम्मेलन में, सिर्फ और सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सम्मेलन। और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है और इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिए थे। नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे। तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, लंदन का किंग्सले हॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले हॉल, और SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन गए थे। नेक्स्ट हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था। अभी हम लोगों ने देखा क्या नाम था, SS राजपुताना। एक चीज़ याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। फिर गतिरोध होता है और इसके कारण सम्मेलन जो है वो 1 दिसंबर को समाप्त कर दिया जाता है और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ता है। फिर जब गांधी जी भारत पहुँचते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया हूं और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया हूं। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ही पूरी तरह से असफल रहा था। जो दलित नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट हमारा उस भारतीय का नाम क्या है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो अभी हम लोगों ने देखा BR अम्बेडकर। पहला गोलमेज सम्मेलन कब, 12 नवंबर 1930। दूसरा कब, 7 सितंबर 1931। और तीसरा कब, 17 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट हमारा कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, प्रथम गोलमेज या द्वितीय या तृतीय गोलमेज। अब तो यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोल में सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, ये बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर कांग्रेस जो है वो इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 1, 2 और 3 तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक पंचांग यानी कॉम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधीन निर्णय घोषित किया था, तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ही जो था वो अपने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा करता है, जिसे सांप्रदायिक पंचांग यानी कि कॉम्युनल अवार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए, अछूतों के लिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव जो है वो पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था, ये भी बिल्कुल सही है। और यह एक दूसरे की स्पष्टीकरण भी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर का सही स्पष्टीकरण और ए जो है वो सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो देखिए महात्मा गांधी जो थे वो पहला आमरण अनशन जो था वो 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में रहते हुए किए थे, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो कॉम्युनल अवार्ड का घोषणा करता है, तो इसी के विरुद्ध में करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्युनल अवार्ड के समय। फिर जाके आगे जाके पूना समझौता होता है, और इसी समझौता को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब सम्मति प्रदान किया जाता है, तब जाकर 26 सितंबर 1932 को गांधी जी जो है वो अपना अनशन तोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः इसलिए किया कि किस लिए किया था कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी, तो 71 और 141, तो 147, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71 और 147। देखिए कहीं कहीं बुक में आपको 148 भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होएगा, इतना नज़दीक ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा एग्जाम में। देखिए सांप्रदायिक अवार्ड में अगर प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी, 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 147 या 148 कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि पूना पैक्ट संबंधित था, तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था, दलित वर्ग से संबंधित था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से। हुआ क्या था कि 24 सितंबर 1932 को, देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन है, 24 सितंबर 1932, कोई बुक में आपको 26 सितंबर में मिल सकता है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 26 सितंबर या 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट हमारा कि कथन और कारण दिया हुआ है, कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कॉम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीटें आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया है। कह रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया है, तो यह पूना समझौता को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूना समझौता। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था, तो महात्मा गांधी ही नहीं किए थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। देखिए दलित वर्ग की ओर से भीमराव अंबेडकर, हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था, साथ ही साथ अन्य भी बहुत सारे लोग जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जी.डी. बिरला, तेज बहादुर सप्रू, देवदास गांधी, ये सब लोग जो थे वो हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित था हरिजन सेवक संघ, फिर उसके संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिरला, तो यहाँ भी वही आपसे पूछ रहा है अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना तो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब? 1932 में किया गया था। और फिर 1933 में उन्होंने एक साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का पहले जो नाम था वो महात्मा गांधी देखिए जो थे वो 1932 में समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। उसी का नाम जो है वो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट हमारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किसके द्वारा किया गया था? बाबू जगजीवन राम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू जगजीवन राम के द्वारा। देखिए दलित वर्गों का संघ मतलब डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है उसकी स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। एक था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट अगर फेडरेशन की बात करेगा तो इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 1942 में। एक था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1926 में एम.सी. रजा की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।